अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले जो हमारा 25 नवंबर को टेस्ट हुआ था, एमसीक्यूज़ टेस्ट, उसका रिव्यू कर लेते हैं। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर था कि इफ़ ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विच इज़ 20 मीटर हाई विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसका डेटा सबसे पहले बनाएंगे। तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है कि हाइट हमें गिवन है 20 मीटर्स, मतलब हमें डिस्टेंस गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है, हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी वेलोसिटी से ये ज़मीन पे आके ये बॉल टकराएगी। ठीक है। और हमें क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि इफ़ ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाइट गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्कस की थी कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वो यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। और इसका आंसर जो है वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। सिंपल कैलकुलेशंस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए ट्रक विच इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग मास 1000 किलोग्राम इन 10 सेकेंड। के एक ट्रक है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने उसको स्टॉप करना है 10 सेकेंड्स के अंदर। तो हमें ये फाइंड करना है कि हमें उसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। के आप मिसाल के तौर पर किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, तो वो फोर्स अगर अनबैलेंस फोर्स हैं तो वो उसके मोमेंटम को चेंज करेगी। तो उस चेंज इन मोमेंटम को हम कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास टाइम्स वेलोसिटी। इस मास को जो 1000 किलोग्राम मास गिवन है इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आपका आ जाएगा 10,000। उसके बाद आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप मोमेंटम को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो मोमेंटम हमारा आया था 10,000, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फोर्स मिल जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 1000, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने कहा कि इफ़ टू स्टील बॉल्स ए एंड बी ईच हैविंग ए मास ऑफ 10 किलोग्राम्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर दो स्टील बॉल्स हैं, उनको हम नाम दे दिया, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ठीक है। और वो दोनों स्टील बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इफ़ द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी बिफोर कोलिजन वर 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ए और बी दोनों स्टील बॉल्स की जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड है। मैंने आपको बताया था कि स्टील बॉल्स के दरमियान में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होता, लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर सकते हैं। तो पूछा क्या हुआ है, द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। अब आपको मैंने बताया था जब सेम मास की दो स्टील बॉल अगर आपस में टकराएंगी और उनके दरमियान में कोलिजन इलास्टिक है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद ये उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक दूसरे की वेलोसिटीज़ क्या कर लेंगी, एक्सचेंज कर लेंगी। ये हमने केस डिस्कस किया था स्पेशल केसेस के अंदर। तो जो ए बॉडी की वेलोसिटी थी टकराने से पहले वो बी बॉडी की हो जाएगी, और जो बी बॉडी की वेलोसिटी टकराने से पहले थी वो ए बॉडी की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी की वेलोसिटीज़ क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद वेलोसिटीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा है कि ए बॉल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विल बी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। अच्छा, एक बॉल मैंने कहा कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है और उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, 40 डिग्रीज है। तो
पूछा मैंने क्या हुआ है कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो बॉल नीचे की तरफ आएगी। हमने इंक्लाइंड प्लेन की एक्सेलरेशन का फार्मूला डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये हमने ड्राइव भी किया था। तो जी की वैल्यू मैंने आपको कहा था कि जितने भी मेरे टेस्ट होंगे उन सब के अंदर जी की वैल्यू आप 10 रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल जो है वो 40 डिग्रीज है। अच्छा, आपको साइन 40 की वैल्यू तो नहीं पता, क्योंकि इस फार्मूले में क्या आएगा, जी मल्टीप्लाई बाय साइन 40, क्योंकि एंगल 40 डिग्रीज गिवन है और जी की वैल्यू 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 40। लेकिन साइन 40 की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे। आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू जो है वो 0.707 होती है, ठीक है। तो अगर 10 को 0.707 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 7.7। लेकिन यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री से कम है, 40 डिग्रीज है, तो इसका मतलब आंसर 7.7 से तो छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर 7.7 से 3 ऐसे आंसर्स हैं जो 7.7 से छोटे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन सा एंगल है जिसकी आपको वैल्यू याद होती है कॉमनली, 30 डिग्रीज। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसका मतलब ये है क्योंकि 40 डिग्री जो एंगल है वो साइन 30 से बड़ा है, तो अब साइन फंक्शन जो है इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते हैं 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें ये पता है तो इसका मतलब जी जो है वो 10 है, साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। लेकिन यहाँ पर एंगल, अगर मिसाल के तौर पर जी को 1/2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमें दो लिमिट्स पता चल गई कि साइन 45 अगर हम रखते हैं तो आंसर आना चाहिए 7.7 और साइन 30 रख रहे हैं तो आंसर आएगा 5। तो ये दो लिमिट्स पता चल गई कि आंसर जो है वो 5 और 7.7 के दरमियान वाली कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 5 और 7.7 के दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, 6.4। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन यूनिटी टेस्ट के अंदर आ जाए तो, या क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि मिसाल के तौर पे कि 45 डिग्री एंगल की तो वैल्यू याद है और 30 डिग्री एंगल की भी वैल्यू याद है, तो हम उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर्स क्या होंगे और ऑप्शंस में से बाकी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक ऑप्शन लाजमी है कि वही करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको पूछा था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है 100 किलोग्राम बॉडी को जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर हम 0.1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो हम F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हमें डेल्टा टी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर देंगे किससे, फोर्स से। यहाँ पर मोमेंटम के अंदर चेंज कितना आएगा, इस वक्त बॉडी का मोमेंटम कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 2000। और हमने इसको स्टॉप करना है, तो स्टॉप करना है तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 2000। अगर हम 2000 को 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि ये इस फोर्स को कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए। तो हम चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू आई है 2000 उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 0.1 से। तो आंसर क्या आएगा, 20,000, क्योंकि 0.1 से डिवाइड करना या 10 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। तो आंसर आएगा 20,000, जो कि यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दी हुई थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से। लेट मी जस्ट, ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा रीअरेंज हो गया है इसके अंदर, हम इसको जो है वो उसकी करेक्ट पोजीशन पर ले जाते हैं सबसे पहले, ताकि हम, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर था इस लाइन के ऊपर, जो कि थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया क्योंकि ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से। तो असल में ये पॉइंट यहाँ था। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर मैंने आपको पूछी हुई है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। मैंने आपको गिवन क्या क्या था यहाँ पर, ओके, सो आई एम बैक। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे कि थोड़ा सा ये ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स होने की वजह से
जो है ये पॉइंट्स थोड़े से डिसलोकेट हो गए थे, तो मैंने उनको करेक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या पूछा हुआ था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ए पॉइंट के ऊपर। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसके अंदर मैंने कोई टाइम स्टैम्प्स नहीं दिए हुए, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के ऊपर भी मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर्स हैं। आपको नहीं पता कि कहाँ पर 1 किलोमीटर है, कहाँ पर 2 किलोमीटर्स हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको दी हुई है, मैंने आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्रीज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्योंकि इस ग्राफ में से वेलोसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए पॉइंट से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस एक्सिस से लेके, टाइम एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक का जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना स्पेंड हो रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए पॉइंट तक आने का। अगर मिसाल के तौर पे ओ से ए पॉइंट तक आए तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी वही होगी जो ओ पॉइंट पर होगी, और वही वेलोसिटी जो है वो इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आती है तो हमने ये डिस्कस किया था कि वो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। तो इसका मतलब हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो वो ए के ऊपर ही होगी, ए पॉइंट पर भी वही वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी कैसे मिलेगी कि हम क्या करेंगे, टेन थीटा अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंगल हमें गिवन है और टेन थीटा हमें पता है किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, इसका रेशो जो है वो क्या होता है, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इस केस के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस के अंदर हमारा बेस क्या होगा, हमारा टाइम जो स्पेंड हुआ है ओ से ए तक जाने में वो होगा। तो हम इजीली टेन थीटा के ज़रिए से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पर गिवन है। तो 10 यहाँ पर एंगल कितना गिवन है, 45। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कौन सा यूनिट के अंदर गिवन है, इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर्स के अंदर गिवन है, और टाइम जो है वो आवर्स के अंदर गिवन है। तो हमारी जो वेलोसिटी 1 तो आई, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर्स होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर वेलोसिटी आएगी 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट भी करेंगे तो आपका आंसर हमेशा, आपको पता है कि 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, तो आपका आंसर जो है वो 1 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैंने आपको कहा कि इफ़ द टाइम इंटरवल बिटवीन ओ बी एंड बी सी, इस फिगर के अंदर ओ से लेके बी तक और बी से लेके सी तक का अगर टाइम इंटरवल सेम है, तो मैंने आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है, हाँ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द अबव ग्राफ विल बी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो ओ से लेके बी तक बॉडी की वेलोसिटी है और बी से लेके जो सी तक बॉडी की वेलोसिटीज हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं होता तो हम दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते, जो हम आगे जाके कर रहे हैं, करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। तो O से लेके B तक जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी। O से लेके B तक वेलोसिटी कितनी है, हमने अभी फाइंड की 1 किलोमीटर पर आवर। और B से लेके C तक बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बिटवीन पॉइंट B एंड C। अगर आप देखें बिटवीन पॉइंट B एंड C बॉडी कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, बॉडी जो है वो B और C के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मिसाल के तौर पे बॉडी ने 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, यहाँ पर मिसाल के तौर पे 10 किलोमीटर्स है, तो B और C के दरमियान में बॉडी ने कोई फर्दर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस से पैरेलल है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, और इस लाइन का एंगल भी क्या है, एक्स एक्सिस के हिसाब से 0 है, तो टेन थीटा भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब B और C के दरमियान में वेलोसिटी क्या है, 0। और O और B के दरमियान में वेलोसिटी क्या थी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 1 को
ऐड करेंगे 0 के साथ, क्योंकि हमने कहा कि दोनों वेलोसिटीज़ को हम ऐड करेंगे और बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो 1 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा 1/2। लेकिन यूनिट क्या बनेगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर्स में गिवन है और टाइम आवर्स में गिवन है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो इन तीनों में नहीं है। अगर हम 1/2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे भी, तो आंसर जो है वो 1/2 से भी छोटा आएगा। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीस। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर 8 में मैंने आपसे पूछा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस बॉडी की बी पॉइंट पर क्या होगी। अब बी पॉइंट पर अगर आप देखें तो पहले ये बॉडी जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन बी पॉइंट पर आके एब्रप्टली, मतलब बिल्कुल 0 टाइम इंटरवल के अंदर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, Vf - Vi/t। इसकी फाइनल वेलोसिटी एब्रप्टली, बहुत जल्दी में 0 हो गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब लाजमी है कि रियल के सिनेरियो में, रियल लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि वेलोसिटी जो है वो 0 टाइम के अंदर किसी वैल्यू से 0 हो जाए। 1 किलोमीटर पर आवर से अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, उस टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर लेकिन इस ग्राफ के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी जो है वो एब्रप्टली 0 हो रही है। तो अगर मिसाल के तौर पर Vf - Vi की कुछ ना कुछ फिनाइट वैल्यू है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर Vi जो थी वो 1 किलोमीटर पर आवर थी, Vf जो है वो क्या होगी 0। इस बी पॉइंट से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे अगर हम देखें, लेकिन इस बी पॉइंट पर टाइम इंटरवल क्या है 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो इसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर था इनफाइनाइट, ऑप्शन डी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है कि ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड्स, फिर वो जो है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है 4 सेकंड के लिए, और फिर 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है 20 सेकंड्स के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी इस केस के अंदर जहाँ पर वेलोसिटी इसका टाइम इंटरवल सेम नहीं है। देखें, फर्स्ट जो 10 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी है वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए है, फिर 20 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी 4 सेकंड्स के लिए है, और फिर 20 सेकंड्स के लिए है 30 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी। तो टाइम इंटरवल जब भी सेम नहीं होगा तो हम सिंपली एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तीनों वेलोसिटीज़ को सम कर 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। उससे अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेसिक फार्मूला जो था वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले V = S × T वाले S = V × T वाले फार्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कि मिसाल के तौर पे अगर 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी 2 सेकंड्स के लिए मूव कर रही थी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, 20 मीटर्स। अगर 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी 4 सेकंड्स के लिए मूव कर रही थी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, 80 मीटर्स। 20 + 80 कितना हो जाएगा, 100। और उसके बाद 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर एक बॉडी 20 सेकंड्स के लिए मूव कर रही थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 600 मीटर्स। 100 मीटर्स ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाली इस वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 600। तो टोटल कितना हो जाएगा, 700 हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल गया। उसके बाद हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तीनों टाइम्स को सम करेंगे। ये 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स और 20 सेकंड्स, इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 26 सेकंड्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 700 मीटर्स, उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 26। तो अगर हम 700 को 26 से डिवाइड करें, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। तो वैसे तो आपको पता है कि अगर हम 700 को 20 से डिवाइड करें, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, 26 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर हम 700 को 20 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम सिंपल चीज़ों की तरफ पहले आएंगे। हम क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में ले लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे 700 को हम 25 से डिवाइड करते हैं मिसाल के तौर पर, तो आंसर क्या आता, 25 / 700 का आंसर क्या आता,
28, ठीक है। तो इसका मतलब 26 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 28 के करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी आंसर जो है वो 28 के करीब नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन भी करेक्ट क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। अगर आप 26 से डिवाइड करके भी देखें तो देखें आंसर जो है वो 28 के करीब आ रहा है, 27 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो आंसर जो है वो आप भले ही आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की तरफ ना जाएं, लेकिन आंसर्स को जब आपको ऑप्शंस गिवन हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर हमेशा आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आंसर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आंसर जो है वो ये 3 ऑप्शंस तो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 पे मैंने कहा कि इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ। अब देखें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहले तो हम यूनिट्स को नोट करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है और टाइम जो है वो आवर्स में गिवन है। अच्छा, ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो हर 1 आवर के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें यही बता रहा है। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगी? 1045 tan थीटा यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस केस के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? वेलोसिटी, बेस क्या होगा? टाइम, आवर्स में। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? पॉजिटिव। उसके बाद ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से बॉडी ए पॉइंट में इंटर हुआ उसी वेलोसिटी से बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है। बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट तक यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक। सी पॉइंट, बी से लेके सी पॉइंट तक वेलोसिटी चेंज हो रही है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, लेकिन इस केस के अंदर वेलोसिटी उतने ही रेट से डिक्रीज हो रही है, उतनी ही एक्सेलरेशन से डिक्रीज हो रही है जितनी एक्सेलरेशन से यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। ओके, सो देखें ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या थी? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन क्या थी बॉडी की? यूनिफॉर्म। बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक एक्सेलरेशन सेम है और सेम एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक तो एक्सेलरेशन है ही 0 क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, एवरेज हम कैसे निकालते हैं? तमाम एक्सेलरेशंस को सम करेंगे। अगर हम इन तीनों एक्सेलरेशंस को सम करेंगे तो नेट जो एक्सेलरेशन आएगी वो 0 आएगी क्योंकि ओ से लेकर ए तक जितनी एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू में थी उतनी ही बी से लेकर सी तक नेगेटिव वैल्यू है, उतनी ही एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू है। तो तमाम एक्सेलरेशन को जब हम सम करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मैंने सेम ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछा है कि सेम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक क्या है? मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है या क्या है? तो ओ से लेके ए पॉइंट तक मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेलरेशन बॉडी की सेम रह रही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। तो हमने पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन होगी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, तो इसका मतलब है उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और ए के दरमियान में यूनिफॉर्म तो है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी है क्योंकि ओ से ए के दरमियान में कंटिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसके ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने सेम ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बी इंस्टेंट पर क्या होगी। अब बी इंस्टेंट पर आप देख रहे हैं कि एब्रप्टली 0 टाइम इंटरवल के अंदर, ऐसा रियल लाइफ के अंदर कभी भी नहीं होता। हमें वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कुछ फाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर बी पॉइंट पे देख रहे हैं आप 0 टाइम इंटरवल के अंदर इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होने लग गई है?
यूनिफॉर्म से चेंज होने लग गई है, कम होने लग गई है जीरो टाइम इंटरवल के अंदर। तो जब भी टाइम इंटरवल जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर जो है फाइनल वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब वी एफ माइनस वी आई का जो डिफरेंस का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, और टाइम इंटरवल जीरो है तो इन्फिनिटी तो आंसर आएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसी सेम ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन किया हुआ है कि इन द अबव ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, और बी और सी के दरमियान में एक्सेलरेशन क्या है, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी यहाँ पर पूछा है। तो बी और सी के दरमियान में एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि बी से सी तक जब एक बॉडी बी और सी पॉइंट्स के दरमियान में वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, देखें वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है और सी पॉइंट पर आके वेलोसिटी जो है वो फिर से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब बी और सी के दरमियान में वेलोसिटी कम हो रही है, तो वी एफ माइनस वी आई जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज क्या होगी, बी और सी के दरमियान में नेगेटिव होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो क्योंकि ये बी और सी के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी होगी। इसका मतलब इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो हम सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी ट्रू नहीं है और कौन सी ट्रू है। तो ट्रू नहीं है पूछा है तो इसका मतलब ये है कि एक आंसर ऐसा, एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो गलत होगी, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स ठीक होंगी। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल विद द वेलोसिटी। देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने डिस्कस किया था न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर कि वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब फोर्स लाजमी तो नहीं है किसी बॉडी के ऊपर उसी डायरेक्शन में लग रही हो जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, या उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, फोर्स किसी और डायरेक्शन में भी लग सकती है। तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होंगी। तो सबसे पहले फॉल्स स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो फॉल्स क्यों है। तो ऑप्शन बी के अंदर मैंने कहा है कि इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हमने कहा था कि न्यूटन के लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर काम करते हैं, और इसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है। तो इसका मतलब ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। ये न्यूटन का सेकंड लॉ तो है, लेकिन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये काम नहीं करता, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर काम करता है। तो ये स्टेटमेंट इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सी पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ मैग्नीट्यूड सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज जीरो द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैग्नीट्यूड सम फोर्सेस का जीरो है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वेक्टर सम भी फोर्सेस का जीरो हो। नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में कहा था कि नेट फोर्स जब भी होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नेट फोर्स निकालने के लिए हम फोर्सेस का वेक्टर सम मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड सम मालूम नहीं करते, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने 2 या 3 फोर्सेस को ऐड करना है तो उनका वेक्टोरियल सम फाइंड करेंगे। तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड सम लिखा है, तो वैसे तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड को रिप्लेस करते हैं वेक्टर सम के साथ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड सम लिखा है तो मैग्नीट्यूड सम हो सकता है फोर्सेस का जीरो हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब मैग्नीट्यूड सम फोर्सेस का जीरो है तो वेक्टर सम भी जीरो हो। तो ऑप्शन सी जो है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। उसके बाद डी पर आ जाते हैं। ऑप्शन डी के अंदर मैंने कहा है कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड। तो हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, दोनों में काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या कहा है कि ए नेट फोर्स ऑफ 0.0001 न्यूटन इज इनफ टू गिव ए ट्रक ऑफ मास
1000 किलोग्राम ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए हालांकि ये फोर्स बहुत कम है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, हमने कहा था, हमने ये डिस्कस किया था कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। तो अगर मिसाल के तौर पे हमें एक ट्रक को रेस्ट से 100 मीटर पर सेकंड के अंदर लेके आना है और हम इतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 0.001 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगानी पड़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड करने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल है, इंटायरली पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि नेट फोर्स कितनी भी स्मॉल हो, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था कि नेट फोर्स कितनी भी स्मॉल हो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। अगर फोर्स कम है तो लाजमी है एक्सेलरेशन भी कम होगी। अगर एक्सेलरेशन कम है तो 0 से 100 मीटर पर सेकंड के अंदर जाने के लिए हमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर हमने टाइम को डिस्कस ही नहीं किया। हमने कहा कि क्या ये फोर्स एक 1000 किलोग्राम ट्रक को 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि ए ट्रक हैविंग मास 1000 किलोग्राम मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। पूछा मैंने क्या है कि एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंजन ऑफ द ट्रक टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितनी उसके इंजन को लगानी पड़ेगी? लाजमी है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इसका इंजन कुछ ना कुछ फोर्स तो पहले से लगा रहा है। हम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि एक्स्ट्रा फोर्स उसके इंजन को कितनी लगानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा फोर्स या नेट फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स जो उसके इंजन को लगानी पड़ेगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और हमने 10 से 20 मीटर पर सेकेंड पे 10 सेकेंड्स के अंदर जाना है। तो इसका मतलब 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्सेलरेशन आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमने इसके इंजन को एक्सेलरेशन पैदा करनी है इस ट्रक के अंदर, तो वो एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स इसके इंजन को कितनी रिक्वायर्ड होगी? हमने पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ में कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ट्रक का मास कितना है? 1000 किलोग्राम्स। तो 1000 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की। एक्सेलरेशन क्या कैलकुलेट की हमने? 1। तो 1 से जब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो है या इंक्लाइन प्लेन का जो स्टेटमेंट है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इसका क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके अंदर इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं आपसे टोटल फोर्स पूछता कि टोटल फोर्स उसके इंजन को कितनी लगानी पड़ेगी तो आप इस एंगल को यूज़ करना पड़ता। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। 17 में हमने कहा कि टू सेट ऑफ बॉडीज ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम आर टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग विच इज़ पास्ड फ्रॉम ए फ्रैक्शनलेस पुली। के 2 सेट ऑफ बॉडीज़ है हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास 2 20 किलोग्राम की बॉडीज़ हैं और 2 10 किलोग्राम की बॉडीज़ हैं और उनको हमने स्ट्रिंग से बांध के एक फ्रैक्शनलेस पुली से क्रॉस की है वो स्ट्रिंग। 1 सेट ऑफ बॉडीज़ आर अलाउड टू मूव वर्टिकली। ठीक है, तो एक सेट ऑफ बॉडीज़ जो है हमारे पास, एक सेट जो है 20 किलोग्राम का और 10 किलोग्राम का, उसको हमने वर्टिकली मूव करवा रहे हैं। मतलब पुली जो है उसके दोनों तरफ वो बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, दूसरी सेट ऑफ बॉडीज़ जो हैं उनमें से एक बॉडी जो है वो मैंने कौन सी कहा? 10 किलोग्राम वाली जो बॉडी है, अच्छा, तो दूसरी जो सेट ऑफ बॉडीज़ हैं उसके अंदर से जो 10 किलोग्राम वाली बॉडी है वो वर्टिकली मूव कर रही है और जो 20 किलोग्राम वाली बॉडी है वो एक फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ये वही 2 केसेस हैं जो हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। केस 1 के अंदर 2 बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही थी, तो उसकी एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ड्राइव किया था। वो क्या किया था? m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो मैंने आपसे क्या पूछा है कि विच अरेंजमेंट, व्हाट अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन। तो कौन सी अरेंजमेंट जो है बॉडी की वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी? तो देखें, सेकंड केस वाले में, केस 2 के अंदर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था वो था सिर्फ m2g
अपॉन m1 प्लस m2। m2 हमने बॉडी कौन सी ली थी, जो वर्टिकली मूव कर रही थी। तो सेकंड केस के अंदर एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। फर्स्ट केस के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो दोनों बॉडीज़ के मास के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम दोनों बॉडीज़ के मास के डिफरेंस को देखें तो वो कितना है, 20 - 10। अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। और सेकंड बॉडी जो वर्टिकली मूव कर रही है सेकंड केस के अंदर, उस बॉडी का मास कितना है, 10। तो मासेस का डिफरेंस और m2 जो सेकंड केस के अंदर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब m1 प्लस m2 तो दोनों का सेम है, g भी दोनों केसेस के लिए सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो दोनों केसेस के अंदर सेम प्रोड्यूस होगी। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर सेम क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा है कि ऊपर वाली सेम अरेंजमेंट है, सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर कौन सी अरेंजमेंट ज़्यादा टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो हमेशा जो है वो केस 1 होगा, क्योंकि दो बॉडीज़ अगर वर्टिकली मूव कर रही हैं तो वो टेंशन इन स्ट्रिंग, क्योंकि रिएक्शन फोर्स हैं वो पैदा ही वेट्स, बॉडी के वेट्स की वजह से होती है। तो दोनों बॉडीज़ जब वर्टिकली मूव कर रही हैं तो वो दोनों बॉडीज़ का वेट टेंशन इन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स पैदा करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है तो सिर्फ एक बॉडी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट कर रही है, और दूसरी बॉडी का जो वेट है वो तो उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस की रिएक्शन फोर्स से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हमेशा केस 1 होगा। अगर आप फार्मूला से भी देखें तो केस 1 के फार्मूले में क्या होता है, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और केस 2 का फार्मूला क्या होता है, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मतलब केस 1 के अंदर टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो केस 2 के मुकाबले में ट्वाइस होती है। तो हमेशा इसका आंसर तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट कि आपका बॉडीज़ के मास कुछ भी दिए हों, हमेशा केस 1 के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा, टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर मैंने आपको कहा कि इफ़ ए मेटल ब्लॉक हैविंग ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि अगर मेटल ब्लॉक है, ठीक है, उसका मास जो है वो 10 किलोग्राम्स है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस ब्लॉक को मूव करने के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। अब फ्रिक्शन फोर्स, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जितनी इस मेटल ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान में लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसको मूव करवाने के लिए। अब वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बॉडी का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास हमें गिवन है 10 किलोग्राम, तो इसका वेट क्या होगा, अगर हम जी की वैल्यू को 10 लें तो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इसका वेट है। हमने ये डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जितना बॉडी का वेट होता है, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है उतनी ही उस सरफेस की रिएक्शन फोर्स होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, F = μr। तो म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 0.2, रिएक्शन फोर्स उतनी ही है जितनी वेट है, और वेट कितना है 100 न्यूटन। तो 0.2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 न्यूटन। तो इसका आंसर है 20 न्यूटन। उसके बाद लास्ट जो आज की डिस्कशन में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मैंने कहा है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड ए 1000 किलोग्राम ट्रक इन पोजीशन विच इज रेस्टिंग एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज। अब इसके अंदर मैंने फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 है और एक ट्रक एक इंक्लाइन प्लेन पर खड़ा है, उसको वहाँ पर खड़ा रखना है, तो लाजमी है कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी रिक्वायर्ड होगी। वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे एक ट्रक 30 डिग्री के एंगल पर खड़ा है और उसको हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी, हमने डिस्कस किया था g sin थीटा। तो g की वैल्यू अगर हम 10 लें तो g 10 × sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। जब हम 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन उसके अंदर कितनी प्रोड्यूस होगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस ना हो, इतनी फोर्स, इसका मतलब ये है कि कितनी फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर एक्सेलरेशन इसके अंदर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब, अगर हम कोई और फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब इसके वेट का एक कंपोनेंट जो है
जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उस इंक्लाइंड प्लेन के साथ, वो इस ट्रक के ऊपर 1000 को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो कितना आंसर आएगा? एक्सेलरेशन थी 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर क्या आएगा? 5000। इसका मतलब कि इसका वेट का जो पैरेलल कंपोनेंट है, जो रोड से पैरेलल है, वो 5000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, तो हमें 5000 न्यूटन फोर्स, सेम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस ट्रक को पोजीशन पे रखने के लिए, या अगर हम चाह रहे हैं कि ट्रक मूव ना करे, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? उतनी ही जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उस फोर्स को दूसरी किसी फोर्स के साथ, अपोजिट फोर्स के साथ बैलेंस कर देते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रक के अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। तो वो फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी? 5000 न्यूटन। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं हमारे, और चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।